हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। होप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम इंडियन जुडिशरी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। क्लियर? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आर्टिकल 130 तक, यानी आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मैं डिस्कस किया गया है। तो ऑलरेडी हमने 130 तक बात की है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कहाँ तक पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह जो कल का वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। तो ऑलरेडी हमने इसके रिलेटेड 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ तक हमने बात की थी कि आर्टिकल 130, जहाँ पे हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर? तो आज से हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुरिसडिक्शन। क्लियर? तो आप लोगों को पता होगा कि जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बात की थी जो इंडियन जुडिशरी है, क्या जो इंडियन जुडिशरी है वो क्या है, वो है इंटीग्रेटेड। क्या है? इंटीग्रेटेड। क्या है? इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि विच इज नॉट रिले ऑन एनी बॉडी। क्लियर? यानी जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो इसके पास एक सेकेंड, यानी कि जो इंडियन जुडिशरी है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बॉडी। यहाँ पे इसको किसी चीज़ की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना इसे किसी पर्सन की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है जब भी इसको कोई फैसला सुनाना होता है। ठीक है, जब भी इसको कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है इसे किसी चीज़ की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? यानी जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है पावर्स, यानी अथॉरिटी। यहाँ हम कह सकते हैं पावर्स और अथॉरिटी। क्लियर? जुरिडिक्शन का मतलब होता है पावर्स या अथॉरिटी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इनके पास किस तरह के पावर्स है, किस तरह की अथॉरिटी है। क्लियर? तो जुरिडिक्शन के बहुत सारे टाइप्स है। क्या है? बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। जो यहाँ पे हमें मेन चीज़ पढ़ने है वो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। दूसरा है रिट जुरिडिक्शन। तीसरा है एपिलेट जुरिसडिक्शन। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि जो इंडियन जुडिशरी है वाई वी कॉल्ड इट इंटीग्रेटेड, या हम इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, हम इसको इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं। जब हम इन चीज़ों को समझेंगे, इन पावर्स को समझेंगे, इस जुरिडिक्शन को समझेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि हम इस चीज़ को क्यों कहते हैं इंडिपेंडेंट। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, क्या होता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है ओरिजिनल पावर्स, ओरिजिनल अथॉरिटी, यही हम कह सकते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो अब ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसके पास होती है, ये होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। क्लियर? ये हाई कोर्ट के पास नहीं होती है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास नहीं होती है, बल्कि किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी ऐसे पावर्स कौन एंजॉय करता है, कौन एग्जिस्ट, किसके पास एग्जिस्ट होते हैं, तो ये एग्जिस्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। लेकिन यहाँ पे जो मसला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दी गई है तो किस लिए दी गई है, किन डिस्प्यूट्स के लिए, किन मामलात के लिए इनको दी गई है। क्लियर? तो आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है अगर इसको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दी गई है तो ये किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए दी गई होगी। तो ये पर्टिकुलर रीजन क्या है, क्या है पर्टिकुलर रीजन? ये डिस्प्यूट्स है। क्या है? डिस्प्यूट्स। तो डिस्प्यूट्स क्या है, किन के दरमियान, बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट्स। फॉर एग्जांपल अगर यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, यूनियन ऑफ इंडिया और बाकी स्टेट्स, फॉर एग्जांपल हम करेंगे बात यहाँ पे किसकी, मुंबई की। क्लियर? मुंबई है, हैदराबाद है, राजस्थान है। तो अगर लगता है कि इन दोनों तीनों के दरमियान कोई इशू है, किसके साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। ना द कंसेप्ट इज कि अब इस इशू को, जो ये डिस्प्यूट है, ठीक है, अब इस डिस्प्यूट को तो क्या करना है, रिजॉल्व करना है। कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो आगे आना है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अगर
इन दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो किसी को आगे आना है, तो वो कौन आएगा? वो आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ऐसे पावर्स है, ऐसी ज्यूरिडिक्शन है जिसको हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। थ्रू दिस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दे कैन रिजॉल्व सच काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया और डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। क्लियर? या ये नहीं बल्कि वन और मोर स्टेट्स, ठीक है, या किसी एक या दो स्टेटों के दरमियान हम कह सकते हैं बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। यहाँ फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हम कह सकते हैं हैदराबाद। क्लियर? हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, ठीक है, यानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के बीच कोई डिस्प्यूट है, मान के चलो इनके दरमियान वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई मसला है इनके दरमियान। क्लियर? तो ये भी कौन सॉल्व करेगा? ये भी पावर है किसके पास? ज्यूरिडिक्शन के किसके पास? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, ताकि वो इनको ये जो मसला है इनको क्लियर करके दे, ठीक है, रिजॉल्व करके दे। तो ये चीज़ किसके पास, ये भी पावर किसके पास है? ये है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में हमें इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, तभी हम इनको कहाँ पे लाते हैं? इनको हम कहाँ पे लाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद ब खुद इनको फैसला सुनाती है, जो इनको लगता है ठीक, जो इनको ठीक लगता है, जो इनको जस्टिसेबल लगता है, तभी वो फैसला सुनाता है। वो किसी की कंसल्टेशन यहाँ पे नहीं लेता है कि मुझे प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन की जरूरत है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन की जरूरत है यहाँ पे, या किसी और की कंसल्टेशन की जरूरत है यहाँ पे। तो वो क्या करता है? वो खुद ब खुद जो उसको ठीक लगता है कि ये ठीक है, ये जेन्युइन है, ये जस्टिसेबल है, तो वो सुनाता है। क्लियर? ये चीज, यानी ऐसे पावर्स किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड मेनी मोर स्टेट्स, ठीक है, या टू और मोर स्टेट्स। ओके, क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे, ये आता है आर्टिकल 132 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे, जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसे और हम कहते हैं कोर्ट ऑफ अपील। क्यों कहते हैं कोर्ट ऑफ अपील? क्योंकि इसको क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ अपील। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारे ऐसी अपील सुनने को देखने को मिलती है, या सुनने को मिलती है, सुनने को नहीं बल्कि देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपील कहाँ से आते हैं या किन मैटर्स में आते हैं, जैसे कि सिविल मैटर्स, जो कि आर्टिकल 133 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जैसे अपील इन सिविल मैटर्स, ठीक, या अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, या अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। क्लियर? तो ऐसी अपील जो कि कहाँ से आती है, जो ऐसी अपील्स आती है इन मैटर्स के रिलेटेड, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट उनको देख के फिर क्या कर सकता है? इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक, क्लियर? या ऐसे अपील जो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से आती है, ठीक, या हाई कोर्ट से आती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से आती है। मान के चलो कि कोई पर्सन है, इसको लगता है कि मेरे साथ इंसाफी, अगर इसके खिलाफ कोई केस चल रहा था, कहाँ पे? हाई कोर्ट या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में। अब जब फैसला सुनाया गया तो इसको लगता है कि क्या मेरे साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है। अब ये क्या करेगा? ये अपनी अपील कहाँ पे ले जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहते हैं क्या? कोर्ट ऑफ अपील। क्योंकि इसको जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनको वहाँ की अपील्स भी सुननी पड़ती है। क्लियर? उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है। क्लियर? तो दैट इज वाई वी कॉल्ड इट कोर्ट ऑफ अपील, और इसको कहते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी इसके पास क्या ऐसे पावर्स है टू हियर, क्लियर, टू हियर अपील्स अगेंस्ट द लोअर, या अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ लोअर केसेस, या जो जजमेंट्स दी गई है लोअर केसेस में, तो उनके रिलेटेड भी जो अपीलें आएंगी वो किसको सुननी पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट को। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे किसी कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये प्रेसिडेंट को बोलेगा कि नहीं ऐसे केसेस आए, अब मैं देखूं या ना देखूं, क्योंकि इसके पास ऐसे एपेलेट पावर है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। ये खुद ब खुद इनको देखेगा कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो इसको रिव्यू करेगा, उसको देखेगा, फिर वो फैसला सुनाएगा। क्लियर ये चीज़? उसके बाद आता है फिर रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? रिट ज्यूरिसडिक्शन ये चीज़ होता है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो हम रिट दर्ज करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे साथ जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया है, तो हम क्या करते हैं? हम रिट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन हम रिट दर्ज कर सकते हैं दो आर्टिकल्स के दरमियान, दो आर्टिकल्स से। एक है आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 में हम कहाँ से रिट दर्ज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 226 कहाँ पे? हाई कोर्ट में। क्लियर? आपको पता होगा कि रिट्स के बहुत सारे नहीं, 5 टाइप्स है। पहला आता है हैबस कॉर्पस। क्या आता है? हैबस कॉर्पस। क्लियर? दूसरा क्या आता है? मैंडामस।
क्या आता है, मैंडेमस। तीसरा क्या आता है, प्रोहिबिशन, 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 प्रोहिबिशन। फिर क्या आता है, कोयो वारंटो, ये रिट्स है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, सेरिशेरियो, सेरिशेरियो, सेरिटेरियो लिखेंगे, ठीक है। जो आपको लगता है सेरिशेरियो है, सेरिटेरियो है, तो डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू प्रोनाउंस इट, क्लियर। और ये थे जुरिडिक्शन, ओके। तो ये आते हैं आर्टिकल 134, 134 तक यहाँ है, और ये आता है आर्टिकल 135 में, क्लियर। अब जो आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या बताया गया है कि स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसमें स्पेशल लीव की बात की गई है। तो देखिए आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या चीज़ बताया गया है। अगर हम आर्टिकल 136 की बात करेंगे, इसमें यह चीज़ बताया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को लगता है कि किसी का केस चल रहा है किसी लोअर कोर्ट में, ठीक है, तो इसको लगता है कि मेरे साथ यहाँ पे अब जो इसको जजमेंट दी गई है, जो इसको फैसला सुनाया गया वहाँ पे, अब इसको लगता है कि क्या मेरे साथ यहाँ पे नाइंसाफी है, इट इज़ इनजस्टिस, हम कह सकते हैं कि मेरे से यहाँ पे इनजस्टिस हुई है, इट्स नॉट सूटेबल फॉर मी, कि जो जजमेंट यहाँ पे सुनाई गई है मेरे हक में ये नहीं दी गई है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये स्पेशल लीव लेगा यहाँ से, और अपनी जो स्पेशल लीव लेके कहाँ पे अपनी अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर। यानी कहाँ पे ये करेगा, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इस स्पेशल लीव के पावर्स होते हैं। क्या पावर्स होते हैं, मतलब क्या, कौन से पावर्स होते हैं, वेदर ही कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स होते हैं कि जब ये इसको स्पेशल लीव लेता है, जो यहाँ पे वो अपील स्पेशल लीव लेके वहाँ पे अपनी क्या करता है, अपील को दर्ज करता है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स होते हैं कि चाहे वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेदर ही एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स, क्लियर। तो ये चीज़ मेंशन किया गया है आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद आता है आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में क्या कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। यानी द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, क्या है, पावर्स में, टू रिकंसिडर और एनी जजमेंट पास्ड बाय इट। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैसला सुनाया गया है किसकी ओर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, क्लियर। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर कोई फैसला सुनाया गया है, अगर उसको लगता है कि ये फैसला ठीक है या गलत है, तो ही कैन रिकंसिडर हिज जजमेंट, क्लियर। यानी जो पास हुई है इसकी ओर से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से जो जजमेंट पास हुई है, तो इसके पास ये पावर्स भी है कि वो इसको रिकंसिडर कर सकते हैं, वो इसको क्या दोबारा जजमेंट दे सकते हैं, क्लियर। ये मेंशन किसमें गया है, आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। उसके बाद आर्टिकल 139। तो आर्टिकल 139 में क्या कहा गया है कि कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स टू इशू रिट्स इन अदर मैटर्स, ठीक है। यानी पार्लियामेंट के पास पावर्स है, वो इशू रिट कर सकता है, ठीक है। यानी ये किसके पास पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है, किसके लिए, टू कन्फर्म टू इशू रिट्स इन अदर मैटर्स, नॉट ओनली इन द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यानी अगर हमारे साथ अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, तो खाली उनके लिए नहीं बल्कि बाकी और मामला के लिए भी क्या कर सकते हैं, रिट्स दर्ज कर सकते हैं। ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 139, क्लियर। इसके बाद आता है आर्टिकल 139A। आर्टिकल 139A का मतलब क्या होता है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये चीज़ कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट्स। ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 139A, क्लियर। तो अगर हम आर्टिकल 139A की बात करेंगे, इसमें कहा गया है कि ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट, क्लियर। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। एक है आर्टिकल 39A क्लास फर्स्ट, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 39A क्लास सेकंड, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई केस डिस्कस कर रहा है, ठीक, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई केस डिस्कस कर रहा है और सेम केस बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, यानी कंट्री के डिफरेंट हाई कोर्ट्स पे ऐसे केसेस क्या होता है, ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, जो डिस्कस किया जाता है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी रिलेटेड कोई अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कोई केस यहाँ पे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स में भी ये केस चल रहा है। तो आप क्या करेगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो उनको बोलेगा कि आप सारे इन केसेस को यहाँ ले आओ और हम इनको यहीं पर डिस्कस करेंगे, क्लियर। ये मैंशन किया गया आर्टिकल 39 क्लास फर्स्ट में, ठीक है।
और आर्टिकल 39A क्लास सेकंड में क्या किया गया है कि यानी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं टू द डिफरेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी जगह पे केस है, इसको हम दूसरी जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये किस में क्या कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 39A क्लास 2 में। और अगर हम आर्टिकल 39A की बात करेंगे, इसको क्या किया गया था? इसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। क्लियर? अब आता है आर्टिकल 140। क्लियर? तो आर्टिकल 140 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 40 में एंसिलरी पावर्स की बात की गई है। क्या की गई है? एंसिलरी पावर्स की बात। तो ये एंसिलरी पावर्स किसको दिए गए हैं? ये पावर्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। किसकी ओर से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। क्लियर? तो इस एंसिलरी पावर्स का मतलब क्या है? क्यों इसको दिए गए हैं? यानी अपनी ज्यूरिडिक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको एंसिलरी पावर्स दिए गए ताकि वो अपनी ज्यूरिडिक्शन को इफेक्टिव बनाए। क्लियर? ये चीज़, ये बात की गई है आर्टिकल 140 में। ओके, इसके बाद क्या कहा गया है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। इसके बाद क्या कहा गया है कि एक सेकेंड, तो क्या कहा गया यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, ठीक है, यानी वट एवर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स, ठीक है, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, उसके बाद क्या होगा? यानी इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। यानी जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट्स की बात करेंगे, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करेंगे, या बाकी और कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स की बात करेंगे, उनको वो चीज़ एक्सेप्ट करना है और उनको वो चीज़ फॉलो करना है। क्योंकि इसका मतलब होता है कि बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से, ठीक है, जितने भी लोकल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनको वो चीज़ बाइंड करना है, उनको वो चीज़ एक्सेप्ट करना है, उनको उस चीज़ को फॉलो करना है। तो ये है आर्टिकल 140, नॉट 140। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।